डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, तो कौन कौन से टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ेंगे किक काउंट। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेसेथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो, एलएस रेशियो। तीसरा टेस्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे बबल टेस्ट। चौथा हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉन स्ट्रेस टेस्ट। पांचवा पढ़ेंगे स्ट्रेस टेस्ट। छठा पढ़ेंगे फर्न टेस्ट। सातवां पढ़ेंगे नाइट्रोजन टेस्ट। आठवां हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, नौवां पढ़ेंगे हम कोडोसिंथेसिस। 10वां पढ़ेंगे हम लोग क्रोनिक विलाई सैंपलिंग, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। और 11वां पढ़ेंगे ट्रिपल टेस्ट। 11वां पढ़ेंगे ट्रिपल टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किक काउंट की। सबसे पहला टेस्ट हमारे पास में है किक काउंट। किक का मतलब होता है लात मारना। जो बेबी लात मार रहा है दिन भर में उसको काउंट करना, इसी को बोलते हैं किक काउंट। और ये क्यों किया जाता है, देखो बेबी की वेलबींग को देखने के लिए, फीटस की वेलबींग की जांच करने के लिए कि फीटस जिंदा है या नहीं। फीटस की वेलबींग की जांच करने के लिए कि फीटस सही है या नहीं है। अगर सही है तो लात मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। तो किक काउंट ये एक तरह का नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके अंदर किसी भी चीरे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव का मतलब चीरा लगवाना, और नॉन इन्वेसिव का मतलब बिना किसी चीरे के कोई प्रोसीजर करना, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। इसमें क्या करता है, देखो हम काउंट नहीं करते, कोई नर्स या डॉक्टर काउंट नहीं करता है। इसके अंदर खुद प्रेग्नेंट लेडी काउंट करती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एडवाइस प्रेग्नेंट लेडी टू काउंट किक। प्रेग्नेंट लेडी को किक काउंट करने के लिए बोलते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक, 12 घंटे के लिए, 9 AM to 9 PM। और कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर किया जाता है किक काउंट टेस्ट? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर करेंगे। 13 से 28 वीक का जो समय है उस टाइम पे करेंगे हम लोग इसको। 13 से 28 वीक का समय में अब देखो हमने काउंट कर लिया, अगर 10 किक इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 10 बार किक मार रहा है, तो ये क्या नॉर्मल है, फीटल इज वेल। और अगर 10 से कम है किक इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 10 से कम लात मार रहा है, तो हम चेक करेंगे 2 दिन तक, और कंटिन्यूस 2 दिन तक चेक करने के बाद 2 डेज तक चेक करेंगे, चेकअप करेंगे। और फिर कंटिन्यूस 2 दिन के चेक करने के बाद भी अगर जो किक है वो दूसरे दिन भी 10 किक से कम है इन 12 आवर्स में, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि फीटस इज नॉट वेल, फीटस इज नॉट
वेल, फिटस वेल नहीं है। इसके लिए क्या होगा, आपको रिक्वायर होगा, आप किसको दिखाएं फिर, रिक्वायर ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिक को आपको दिखाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि फिटस क्या है, वेल नहीं है। तो ये बात समझ होती है। ये तो था किक काउंट, नॉर्मल किक कितनी है, 10, 12 घंटे में 10 किक तो नॉर्मल, यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा टेस्ट है एलएस रेशियो। एलएस रेशियो फुल फॉर्म की बात करें, लेसेथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो, स्पिंगोमाइलिन रेशियो। ये लेसेथिन स्पिंगोमाइलिन क्या होते हैं, ये एक तरह क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो कि सरफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। सरफेक्टेंट का मतलब एल्यूलाई को पिचकने से बचाते हैं। सरफेक्टेंट का मतलब एल्यूलाई को पिचकने से बचाते हैं। बनते कहाँ पर है, फॉर्म इन एल्यूलाई के अंदर। एल्यूलाई के अंदर कहाँ पर, टाइप सेकंड सेल ऑफ एल्यूलाई। एल्यूलाई की टाइप सेकंड सेल से उसके अंदर जो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन बनते हैं, ये सरफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, जो कि एल्यूलाई को पिचकने से बचाते हैं। अब होता है क्या, देखो 28 वीक पर, 28 वीक पर आप लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो देखोगे तो 1:1 आएगा आपके पास, जो कि प्री मेच्योरिटी को शो करता है कि लंग्स अभी मेच्योर नहीं हुए हैं, इंडिकेट लंग्स इमेच्योर। लेकिन अगर 34 वीक पे आप इसका जो रेशियो चेक करेंगे तो 2:1, एलएस रेशियो कितना है, 2:1, ये नॉर्मल होता है, और ये इंडिकेट करता है कि लंग्स क्या हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। लंग्स मेच्योर, अगर रेशियो इससे कम आता है 2:1 से, अगर रेशियो 2:1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लंग्स अभी इमेच्योर है। 2:1 से अगर कम आता है रेशियो तो इट इंडिकेटेड लंग्स इमेच्योर, लंग्स क्या है, इमेच्योर है। आगे बात समझ में। सैंपल कहाँ से लेते हैं, कि सर कहाँ से सैंपल लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेंगे। इसमें चेक करते हैं ये चीज, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, आपके एमनियोटिक फ्लूइड से। अब अगर 34 वीक पे क्या होते हैं, एक बात बता दूं तुम्हें यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 34 वीक पे लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। और अगर 34 वीक से पहले अगर डिलीवरी हो जाए, बिफोर 34 वीक अगर डिलीवरी हो जाती है, तो उस बेबी के अंदर जो लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। बेबी में क्या होंगे, लंग्स इमेच्योर। और इस कंडीशन में आपको अगर 34 वीक के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो इस कंडीशन के अंदर आपको जो है डेक्सामेथासोन लगाना है बेबी को। डेक्सामेथासोन गिवन बिफोर डिलीवरी टू मदर। आगे बात समझ में, क्यों दिया जाता है मदर को डेक्सामेथासोन, अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो रही है तो मदर को डेक्सामेथासोन दिया जाता है। क्यों, इसलिए दिया जाता है कि बच्चों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से, जो बेबी हो रहा है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाने के लिए। आए बात समझ में, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी के अंदर मदर को क्या कौन सा इंजेक्शन देते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाने के लिए, तो डेक्सामेथासोन। बेबी को बचाना है, टेस्ट आरडीएस से किसको बचाना है, बेबी को। दोगे किस इंजेक्शन, मदर को। नेक्स्ट आपके पास में बबल टेस्ट, ये एलएस टेस्ट हो गया। अब है आपके पास में बबल टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास में है लंग्स मेच्योरिटी के लिए, वो है बबल टेस्ट। बबल टेस्ट ये भी लंग्स मेच्योरिटी के लिए किया जाता है, लंग्स की मेच्योरेशन को देखने के लिए कि फीटस का जो है लंग्स मेच्योर हुआ है या नहीं। लंग्स मेच्योरिटी के लिए ही किया जाता है। इसके अंदर जो है देखो ध्यान रखना, सैंपल लिया जाता है वो एमनियोटिक फ्लूइड से लिया जाता है। सैंपल कहाँ से लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से।
और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिलाते हैं 98% एथेनॉल मिक्स्ड विथ 98% एथेनॉल। इसको अच्छे से मिलाते हैं, अच्छे से सेक करते हैं, इसलिए इसको बबल टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सेक टेस्ट भी है। सेक टेस्ट, अच्छे से सेक करते हैं इसको, सेक टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इसको अच्छे से सेक करते हैं 15 सेकंड के लिए, और फिर आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद हम देखते हैं अगर इसके अंदर बबल प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, इफ बबल, अगर बुलबुले हैं, प्रेजेंट हैं बुलबुले, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट बुलबुले, कि जो लिया गया सैंपल है, जो एमनियोटिक फ्लूइड जो लिया गया है उसके अंदर सर्फेक्टेंट मौजूद है, प्रेजेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है, मौजूद है, जो लंग्स से वो मेच्योर हो रहे हैं। अगर बात समझ में, तो लंग्स मेच्योरिटी के लिए हमने 2 टेस्ट कर लिए, एक तो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो, दूसरा है जो बबल टेस्ट, तीसरा है फीटल वेलबींग के लिए करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 4th नंबर का जो टेस्ट है अपने पास में फीटल वेलबींग के लिए, कौन सा, NST। NST फुल फॉर्म बात करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। फीटस के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डालेंगे और उसकी फीटल हार्ट रेट को हम चेक करेंगे, और फीटल हार्ट रेट अगर बढ़ती रहती है लगातार तो वो क्या है, नॉर्मल है। देखेंगे एक बार, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्यों किया जाता है, सबसे पहला पर्पज क्या है इसका, पर्पज ये फीटल की वेलबींग की जांच करने के लिए, फीटल वेलबींग की फीटस जो है सही है या नहीं उसकी जांच करने के लिए, फीटल वेलबींग की जांच करने के लिए। वो करते क्या है इसके अंदर, देखो NST के अंदर देखो, सबसे पहले करते कब, टाइमिंग आफ्टर 30 वीक, 30 वीक के बाद किया जाता है, 30 वीक के बाद में। और कोई भी जो है स्ट्रेस जो है फीटस के ऊपर नहीं डालते हैं, मदर बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होती है, मदर के एब्डोमेन से है कि कार्डियो टोकोमीटर हम अटैच करते हैं, जिससे कि हार्ट रेट हम लोग मेजर कर सकें, कार्डियो टोकोमीटर अटैच्ड टू मदर एब्डोमेन। एंड उसके बाद करते क्या है, रिकॉर्डिंग फीटल हार्ट रेट, कार्डियो टोकोमीटर से फीटल हार्ट रेट रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, फीटल हार्ट रेट रिकॉर्डिंग करते हैं लगभग कितनी देर तक, फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक। अगर 20 मिनट में 2 बार, अब देखो अब है मेन चीज, क्या रिजल्ट निकालते हैं, अगर 20 मिनट में 2 बार फीटल हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो ये फीटल वेलबींग को दर्शाती है, तो ये फीटल वेलबींग को दर्शाती है, बींग को दर्शाती है, मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, और फीटस क्या है, नॉर्मल है। क्लियर, अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो फीटल वेलबींग को दर्शाती है, इसका मतलब फीटस क्या है, नॉर्मल है। उसका दूसरा टेस्ट जो करते हैं हम फीटल वेलबींग के लिए, उसके अंदर जो है फीटस पे थोड़ा स्ट्रेस डालते हैं, कैसे डालते हैं देखो, अगला टेस्ट 5वां CST, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर क्या, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन करवा के, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवा के फीटल के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है, फिर फीटल हार्ट रेट को मेजर किया जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं, देखो पहले हम लोग इसके अंदर ऑक्सीटोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन मदर को क्यों देते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो और फीटस के ऊपर कुछ दबाव पड़े, स्ट्रेस पड़े, कि इस स्ट्रेस को जो है फीटस जो है संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता, अगर संभाल रहा है तो नॉर्मल है, नहीं तो एबनॉर्मल है। ऑक्सीटोसिन दिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए,
यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और ऑक्सीटोसिन देने के 30 मिनट बाद 30 मिनट बाद हम लोग क्या करते हैं, फीटल हार्ट रेट मेजर करते हैं। फीटल हार्ट रेट मेजर करते हैं और क्या दिखाई देता है, देखो हमें 30 मिनट के बाद में ये दिखाई देता है कि फीटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम। फीटल हार्ट रेट का कम हो जाना क्या कहलाता है, डीएसिलरेशन। और यहाँ पर जो डीएसिलरेशन दिखाई देता है किस टाइप का दिखाई देता है, लेट डीएसिलरेशन। लेट डी 30 मिनट के बाद हो रहा है लेट डीएसिलरेशन और इसका मैनेजमेंट करेंगे। जैसे लेट डीएसिलरेशन दिखाई दे हम लोग मदर को क्या दिखाएंगे, O2 एडमिनिस्टर करेंगे। O2 एडमिनिस्टर हमेशा ध्यान रखना, डीएसिलरेशन अगर लेट डीएसिलरेशन हो तो मदर को जो है ऑक्सीजन दी जाती है। तो 3 टाइप से जो है फीटल हार्ट रेट कम हो सकती है। अगर जल्दी से कम हो जाती है तो अर्ली डीएसिलरेशन, और अगर टाइम लगता है तो लेट डी एसिलरेशन, जो कि किस में दिखाई देती है, CST के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में दिखाई देती है। और अगर कभी जल्दी कभी लेट, कभी जल्दी कभी लेट, तो वेरिएबल डी एसिलरेशन, जो कि किस में दिखाई देती है, आपके कोड कंप्रेशन में। आगे बात समझ में, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, अर्ली डी एसिलरेशन, लेट डी एसिलरेशन एंड वेरिएबल डी एसिलरेशन पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं तीन टाइप के एसिलरेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। सबसे पहले बात करता हूं मैं अर्ली डी एसिलरेशन। देखो अर्ली डी एसिलरेशन, अगर CST नॉर्मल है तो CST के अंदर अर्ली डी एसिलरेशन नहीं मिलता, CST में नहीं मिलेगा ये। कॉन्स्ट्रक्शन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर अर्ली डी एसिलरेशन नहीं मिलता। ये देखो कब मिलता है, देखो ये जब पेल्विस जो है फीटस को कंप्रेस कर रही हो, तब अर्ली डी एसिलरेशन मिलेगा। व्हेन फीटल हेड इज compressed by pelvis ने अगर फीटल के हेड को कंप्रेस कर रखा है तो अर्ली डी एसिलरेशन, मतलब जल्दी से जो है जल्दी क्या होगी, फीटल हार्ट रेट जो है कम होती जाएगी ना। आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्यों होता है, देखो एक तो आपके पास में पेल्विक की वजह से जो है फीटस का हेड कंप्रेस्ड है, तो यहाँ पर जब भी अर्ली डी एसिलरेशन हो तो नो, किसी भी तरह के मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, नो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। ये क्या चीज़ है, नॉर्मल है ये। अर्ली डी एसिलरेशन के लिए किसी भी तरह के मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड आपके पास में लेट डी एसिलरेशन। डी एसिलरेशन का मतलब हार्ट रेट का कम होना, लेट बार में जो है लेट टाइम लगाएंगी, लेट डी एसिलरेशन। ये क्यों होता है, देखो ये CST में मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में मिलेगा, ये देखने को मिलता है जब आप ऑक्सीडेशन देते हो। देखो लेट डी एसिलरेशन का मतलब क्या है, जब आप ऑक्सीटोसिन देते हो CST में, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में जब आप ऑक्सीडेशन देते हो तो उसके 30 मिनट के बाद, टाइम लगेगा इसमें, 30 मिनट के बाद में जो क्या होता है, डी एसिलरेशन होता है। डी एसिलरेशन का मतलब हार्ट रेट कम होती है, कितनी मिनट के बाद में, 30 मिनट के बाद, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेट डी एसिलरेशन, है ना। और लेट डी एसिलरेशन किस में मिलता है, CST के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, देखो ये क्यों होता है, देखो ये इसलिए होता है, लेट डी एसिलरेशन इज कॉज्ड, क्यों होता है, कॉज्ड ड्यू टू प्लेसेंटो इनसफिशियंसी। प्लेसेंटा के द्वारा प्रॉपर जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा रही फीटस को, प्लेसेंटो इनसफिशियंसी की वजह से, कि जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं कर रही है, किसको, फीटस को प्रॉपर O2 सप्लाई
नहीं हो रही है, इसकी वजह से उसकी फीटल हार्ट रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इस कंडीशन में देखो फीटल हार्ट रेट कितनी पहुंच जाती है, लेस देन 100 बीट पर मिनट। और यहाँ पर जो है मैनेजमेंट करना जरूरी है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम तुरंत क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, तुरंत ऑक्सीजन लगाएंगे मदर को, इमीडिएट O2 एडमिनिस्ट्रेशन, इमीडिएट O2 एडमिनिस्ट्रेशन। अब ध्यान रखेंगे आप कि लेट डीएसिलेशन में आप लोग क्या करोगे, तुरंत ऑक्सीजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तुरंत ऑक्सीजन लगाएंगे। आगे बात समझ में, तुरंत ऑक्सीजन लगाएंगे। अब तीसरा है आपके पास में वेरिएबल डीएसिलेशन। वेरिएबल डीएसिलेशन, वेरिएबल डीएसिलेशन क्यों होता है, सबसे पहली चीज इसका खोज क्या है, ये होता है कोड कंप्रेशन की वजह से, अम्बिलिकल कोड के कंप्रेशन। ये आया क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कोड के कंप्रेशन की वजह से कौन से टाइप का डीएसिलेशन दिखाई देता है। डीएसिलेशन का मतलब कौन से टाइप की जो है हार्ट रेट कम होती है, डीएसिलेशन का मतलब हार्ट रेट का कम होना। तो अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन की वजह से कौन से टाइप का डीएसिलेशन दिखाई देता है, वेरिएबल। वेरिएबल डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन की वजह से कौन से टाइप की फीटल हार्ट रेट कम होती है, वेरिएबल डीएसिलेशन, वेरिएबल डीएसिलेशन। और वेरिएबल डीएसिलेशन क्यों होता है, अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन की वजह से। इसके अंदर हम क्या मैनेजमेंट करते हैं, देखो ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप जो है पोजीशन चेंज कर दो मदर की, चेंज पोजीशन ऑफ मदर, मदर की पोजीशन चेंज कर दो टू रिलीव कोड कंप्रेशन। अम्बिलिकल कोड के कंप्रेशन को कम करने के लिए मदर की पोजीशन चेंज कर दो, अपने आप जो है फीटस की हार्ट रेट बढ़ने लगेगी। आगे बात समझ में। तो ये हमारे पास में स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस टेस्ट था ना। तो स्ट्रेस टेस्ट के अंदर कौन सा टाइप का एसिलेशन दिखाता है, लेट डीएसिलेशन, लेट डीएसिलेशन दिखाई देता है ना। अब उसके बाद में आपके पास में फर्न टेस्ट, फर्न टेस्ट 6 नंबर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो है दो टेस्ट आप पढ़ोगे यहाँ पे, एक तो फर्न टेस्ट पढ़ोगे, एक नाइट्रोजन टेस्ट पढ़ोगे। यहाँ पे फर्न एंड नाइट्रोजन टेस्ट, नाइट्रोजन टेस्ट, दोनों टेस्ट क्या क्यों किए जाते हैं, दोनों के दोनों एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए दोनों के दोनों। कहीं एमनियोटिक फ्लूइड जो है वेजाइना का तो लीकेज होकर तो बाहर नहीं निकल रहा, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज की वजह से लीकेज को चेक करने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए किए जाते हैं ना। यहाँ पे सैंपल कहाँ से लिया जाता है, सैंपल कहाँ से लेंगे, वेजाइनल सिक्रेशन से लेंगे, वेजाइनल सिक्रेशन से लिया जाता है, कलेक्टेड। सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वेजाइनल सिक्रेशन से या सर्विक्स से, है ना, वेजाइनल सिक्रेशन से या सर्विक्स से सैंपल लिया जाएगा, सैंपल लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो फर्न टेस्ट में क्या करते हैं कि एक वो स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, एक स्लाइड के ऊपर जो वेजाइनल सिक्रेशन है उसको डालेंगे और इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर हमें, माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर हमें फर्न दिखाई दे, फर्न का मतलब पंखुड़ी दिखाई दे, पंखुड़ी दिखाई दे, फर्न दिखाई दे या पंखुड़ी दिखाई दे, तो ये किसको इंडिकेट करती है कि जो टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। अगर नहीं दिखाई दे, नो एपियर, अगर नहीं दिखाई दे तो टेस्ट क्या है, निगेटिव है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज नहीं हो रहा है। क्लियर।
इसी तरह नाइट्रोजन टेस्ट में क्या करते हैं कि जो सैंपल लिया है, जो सैंपल लिया है आपने, उस सैंपल को देखो एक येलो नाइट्रोजन स्ट्रिप पे डालते हैं। येलो नाइट्रोजन स्ट्रिप आती है, येलो नाइट्रोजन स्ट्रिप पर डाला जाता है। अब उससे क्या होता है देखो, उस पर डालने के बाद दो कलर दिखाई देते हैं। अगर कलर ब्लू हो तो ये इंडिकेट करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है लीकेज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव को कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो रहा है, लीकेज है। और अगर कलर येलो आए तो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज नहीं है। यही बात समझ में। तो हमारे पास में नाइट्रोजन टेस्ट और फर्न टेस्ट था, दोनों के दोनों क्यों यूज करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज को चेक करने के लिए। यही बात समझ में, एमनियोटिक फ्लूइड को लीकेज को चेक करने के लिए। और ये देखो फर्न टेस्ट और नाइट्रोजन टेस्ट आपके ओवुलेशन के लिए भी किए जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। जो फर्न टेस्ट और नाइट्रोजन टेस्ट है ये ओवुलेशन के लीकेज को चेक करने के लिए भी करते हैं। 8वां आपके पास में है, 6 और 7 हो गया। 8वां अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में आप AFP भी कहते हो, अल्फा फीटोप्रोटीन। अब ये क्यों किया जाता है, देखो मेन ये आपके अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किया जाता है आपके न्यूरल डिफेक्ट को चेक करने के लिए, न्यूरल डिफेक्ट को चेक करने के लिए कि बेबी के अंदर कोई न्यूरल डिफेक्ट तो नहीं है, नर्व सिस्टम संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है। अब ये कब किया जाता है, देखो ये डिटेक्शन किया जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है डिटेक्ट होता है, डिटेक्शन ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर में जो फीटस होता है उसके लीवर से बनता है ये अल्फा फीटोप्रोटीन, ध्यान रखिए, लीवर से, फीटस के लीवर से बनता है, फीटस के लीवर से बनता है अल्फा फीटोप्रोटीन सेकंड ट्राइमेस्टर में। और ये 2 तरीके से किया जाता है, 2 तरीके से, एक तो मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन, एक एमनियोटिक फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन। मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन में क्या करेंगे, जो सैंपल लिया जाएगा वो मदर के ब्लड से लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा मदर का, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सैंपल है किससे लिया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड से, है ना। सैंपल कलेक्ट फ्रॉम मदर ब्लड, सैंपल क्या रहेगा यहाँ पे, मदर का ब्लड रहेगा, जबकि यहाँ पे जो सैंपल होगा वो कौन सा रहेगा, सैंपल रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर, तभी तो इसका नाम मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन है, मैटरनल मतलब मदर। और कौन से वीक में किया जाता है, 13 से 15 वीक के अंदर, ये किया जाता है 15 से 18 वीक के बीच में, ये बात ध्यान रखेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड से कब किया जाता है, 15 से 18 वीक में, जबकि मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट कब कर सकते हैं, 13 से 15 वीक में। सही बात समझ में। और ये टेस्ट किया जाए, अगर देखो अगर लेवल इंक्रीज है, इंक्रीज लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, अब मदर के अंदर कितना होता है नॉर्मल, 35 से 45 नैनोग्राम पर ml मदर के अंदर, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड में 20 mg पर लीटर। अगर इनसे ज़्यादा आ रहा है, अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है इनसे ज़्यादा आता है, तो किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये बात ध्यान रखेंगे, बढ़ा हुआ अल्फा फीटोप्रोटीन जो है किसको इंडिकेट करता है, बढ़ा हुआ अल्फा फीटोप्रोटीन आपके किसको इंडिकेट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, मतलब जो नर्व संबंधित बीमारियां जैसे स्पाइना बाइफिडा, है ना, स्पाइनल कोड मेनिंजाइटिस वगैरह, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बढ़ा हुआ अल्फा फीटोप्रोटीन। जबकि अगर लेवल कम है,
डिक्रीज लेवल ऑफ एल्फा फिटोप्रोटीन। अगर एल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल अगर डिक्रीज है तो ये किसको शो करता है, देखो डाउन सिंड्रोम को। ये बात ध्यान रखेंगे, डाउन सिंड्रोम बढ़ गया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा और कम हो गया तो डाउन सिंड्रोम। आई बात समझ में। उसके बाद जो है आपके पास में कोडोसेंटेसिस। एल्फा फिटोप्रोटीन समझ गए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है अगर बढ़ गया तो, और कम है तो डाउन सिंड्रोम। उसके बाद है कोडोसेंटेसिस। न वो आपके पास में कोडोसेंटेसिस। कोडो का मतलब कोड, कौन सा कोड, अम्बिलाइकल कोड, है बात समझ में। और सेंटेसिस का मतलब रिमूवल ऑफ द फ्लूइड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड। तो अम्बिलाइकल कोड से यहाँ पे जो है ब्लड को चेक किया जाता है। आई बात समझ में। कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम अम्बिलाइकल कोड, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम अम्बिलाइकल कोड। अम्बिलाइकल कोड से जो है ब्लड का सैंपल लिया जाता है। और ये कब किया जाता है, कोडोसेंटेसिस 18 वीक के बाद, आफ्टर 18 वीक। हमेशा 18 सप्ताह के बाद में करेंगे, ध्यान रखना। 18 सप्ताह के बाद में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी भी इन्फेक्शन की जांच करने के लिए हम कोडोसेंटेसिस करते हैं। आई बात समझ में। 10वां आपके पास में टेस्ट है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। विलाई सिस्टम आपने पढ़ा था, प्लेसेंटा के अंदर विलाई होते हैं और उन विलाई के अंदर क्या ब्लड होता है। तो कोरियोनिक विलाई सैंपल, जो सैंपल जो कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे ब्लड का, वो कोरियन की विलाई जो होती है वहां से कलेक्ट किया जाएगा। कैसे, ट्रांस एब्डोमिनली या ट्रांस वेजाइनली, या तो वेजाइना के थ्रू को नीडल भेजेंगे या फिर एब्डोमेन के थ्रू। सैंपल कलेक्ट फ्रॉम विलाई सिस्टम, विलाई सिस्टम से सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपके पास में या तो ट्रांस एब्डोमिनली मतलब एब्डोमिनल के थ्रू, या ट्रांस वेजाइनल। अब देखो, अगर हम जल्दी टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्रोनिक विलाई सैंपलिंग या जल्दी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 8 वीक में वेजाइना के थ्रू ले सकते हैं। और अगर ट्रांस एब्डोमिनल करना है तो 10वें वीक में लेंगे सैंपल। एब्डोमेन के थ्रू कब ले सकते हैं, 10वें वीक में। आई बात समझ में। और बेटरेज एमनियोसेंटेसिस है ना, ये क्यों किया जाता है, देखो ये इसलिए किया जाता है, इसका पर्पज क्या है। क्रोनिक विलाई सैंपलिंग करने का पर्पज है टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल का मतलब क्रोमोसोम्स की वजह से होने वाली बीमारियों को देखने के लिए, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनकी जांच करने के लिए हम कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करते हैं। आई बात समझ में। जो सैंपल लिया जाता है कहाँ से लिया जाता है, कोरियन से लिया जाता है। उसके बाद में ट्रिपल टेस्ट, 11वां आपके पास में ट्रिपल टेस्ट। तो ट्रिपल टेस्ट इससे नाम दिया गया क्योंकि इसके अंदर 3 टेस्ट किए जाते हैं एक साथ में। और इन 3 टेस्ट का मेन पर्पज क्या होता है, इट इज डन टू आइडेंटिफाई डाउन सिंड्रोम। इट इज डन टू आइडेंटिफाई डाउन सिंड्रोम, क्योंकि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। 21वें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी की वजह से होता है। 21वां क्रोमोसोम जो है 2 बार आ जाता है। आई बात समझ में। इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रिपल टेस्ट करते हैं। अब ट्रिपल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, देखो सबसे पहले टाइमिंग कब करेंगे ट्रिपल टेस्ट, 15 से 18 वीक में। ज़्यादातर जो टेस्ट किए जा रहे हैं इसी टाइम पे किए जा रहे हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा किसमें, सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब देखो इसमें कौन कौन से टेस्ट करेंगे, हम 3 टेस्ट करते हैं ट्रिपल टेस्ट के अंदर। एक तो मैटरनल अल्फा फिटोप्रोटीन, एक एससीजी, और एक आपके पास में
एस्ट्रोजन का। तो अगर देखो इसके अंदर कौन कौन से तीन, एक तो मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन किया जाएगा, एक एससीजी किया जाएगा, और एक ही आपके पास में एस्ट्रोजन। तीन टेस्ट होते हैं। अब तीनों को हम देखो जांच करके देखते हैं। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन अगर बढ़ा हुआ है, वैसे भी अल्फा फीटोप्रोटीन अगर बढ़ जाता है तो किसको शो करेगा, सॉरी बढ़ा हुआ तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, अगर कम है तो ये किसको शो करेगा, डाउन सिंड्रोम को। ये तो कम आएगा, और एससीजी क्या आएगा, बढ़ा हुआ, और एस्ट्रोजन भी क्या आएगा आपके पास में, कम। तो ये कंडीशन किसको शो करती है, आपके डाउन सिंड्रोम को। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन कम है, एससीजी बढ़ा हुआ है, एस्ट्रोजन भी कम है, तो ये तीनों कंडीशन किसको शो करती है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल टेस्ट करते हैं। अगर बात समझ में, और टेस्ट करने के बाद अगर नॉर्मल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन कम, एससीजी बढ़ा हुआ और एस्ट्रोजन जो है कम है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम को। तो ये तो था हमारे पास में डायग्नोसिस टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे।